हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज की सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस यानी कि बिहार उत्पाद सिपाही, बिहार पुलिस जेल वार्डर यानी कि बिहार पुलिस कक्षपाल और बिहार चलंत दस्ता सिपाही का जो एग्ज़ाम 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए देखिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया गया था। फिर देखिए बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 को लिया गया था। फिर बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम 27 फरवरी 2022 को लिया गया था। बिहार पुलिस कक्षपाल का एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2020 को 2 शिफ्ट में लिया गया था। बिहार पुलिस कक्षपाल का 16 जून 2019 का पेपर और बिहार पुलिस कक्षपाल 22 अक्टूबर 2017 के पेपर में जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिए। और इसी प्रकार से देखिए, मैंने साइंस के जो सेक्शन था उसको कल आपको कवर कराया हुआ था, यानी कि विज्ञान के प्रश्नों को बिहार मद्य निषेध सिपाही प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन को मैंने कवर कराया था। तो अगर आपने नहीं देखा है उसको तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस यानी कि बिहार उत्पाद सिपाही, बिहार पुलिस जेल वार्डर यानी कि बिहार पुलिस कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही का जो एग्ज़ाम 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सब लोग आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये प्रश्न बिहार मद्य निषेध पुलिस 2023 में पूछा गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। और अवसादी चट्टान को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, सतह के लगभग 75% यानी कि 3/4 हिस्से को अवसादी चट्टानों ने ढक रखा है। ये चट्टानें समय के साथ विभिन्न प्रकार के अवसादों जैसे कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी और जैविक अवशेष के जमाव और दबाव से बनते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। और देखिए, अगर आपसे अवसादी चट्टान के उदाहरण पूछे जाएं तो ध्यान रखना है, उदाहरण पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन चूना पत्थर, उसके बाद सैल, एक सैल होता है SALE, मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में सैल, ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद देखिए कांग्लोमरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांग्लोमरेट याद रखिएगा, कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट बड़ा पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो 4 आप कम से कम उदाहरण याद रखिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल और कांग्लोमरेट, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये कायांतरित चट्टान की, थोड़ा सा देखिए कायांतरित चट्टान के बारे में जान लीजिए। कायांतरित सैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक इसको बोला जाता है। ये चट्टानें जो पूर्व में मौजूद आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप, रंग और गुणों में अत्यधिक ताप यानी कि गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तन होने से बनती है। ठीक है। और देखिए, अगर इसके उदाहरण की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट और नाइस, एक नाइस है। ठीक है ना। तो 4 इसके उदाहरण ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण उदाहरण है, संगमरमर, स्लेट, यहाँ मैं लिखता हूँ स्लेट, उसके बाद क्वार्टजाइट और नाइस। ठीक है ना, ये जो है आपके कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। क्लियर। अच्छा, आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक बोला जाता है इसको,
इसके उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो चट्टान है पृथ्वी के भीतर मौजूद पिघले हुए मैग्मा या सतह पर आए लावा के ठंडा होकर के ठोस रूप में जमने से बनती है। और इसके अगर उदाहरण की बात करते हैं तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो उदाहरण पूछे जाते हैं। चलिए, और फ्रेंड्स इसी प्रकार से कल मैंने आपको साइंस कराया हुआ है, लगभग 1.5 घंटे का सेशन है, जाकर के उसको देख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मानव घर जो है ना, ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को, ठीक है ना, एशिया को मानव घर कहा जाता है। और अफ्रीका के बारे में आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, डार्क कंटिनेंट इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यूरोप के बारे में आपको पता होगा, यूरोप को जो है क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को बोला जाता है? तो याद रखिएगा, यूरोप को बोला जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा, इसको प्यासी भूमि का देश या महाद्वीपीय देश कहा जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपीय देश किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश को, ठीक है। अच्छा, एक बच गया उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। कौन बच गया? उत्तरी अमेरिका। यहाँ मैं शॉर्ट में उत्तरी अमेरिका लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बच गया दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका को जो है आपको याद होगा पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर ढेर सारे पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसी कारण इसको दक्षिण अमेरिका को जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अच्छा, अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। एशिया जिसको कि मानव घर, अफ्रीका डार्क कंटिनेंट, यूरोप को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीपीय देश या प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। उत्तर अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया और दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। ये सब याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से। बिहार मद्य निषेध पुलिस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है ज्योग्राफी में, ठीक है। प्रीवियस ईयर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, किस ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये क्षेत्र जो है दक्षिणी अलास्का अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर कटमई राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए चिम्बोराजो। चिम्बोराजो कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला में है, और कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में ही है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। माउंट एटना इटली में पड़ता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाएगा भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो देखिए, अगर धातु पूछ देगा ना तो धातु एल्युमिनियम है, ठीक है। यहाँ पर तत्व पूछा है तो तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन लगभग 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ऑक्सीजन याद रखिएगा। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, फिर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा लोहा। अगर इसमें से ये तो तत्व हो गए सारे, फिर अगर धातु पूछ देता तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता, ठीक है ना। तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि जो नदी पर डैम बनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा जो है, इसमें से पर्यावरण क्षति नहीं हुई है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका इसमें से ज्वालामुखी गतिविधियाँ, ठीक है ना, ज्वालामुखी गतिविधियाँ ये नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से, थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको दिखाई दे। देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से
विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? बताइए कौन सी इसमें से विशेषता सही है, सभी पढ़िए। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय महासागरीय। ये जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, ये मिलान आपका सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये गलत क्यों है, तो उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो दिया गया है ध्रुवीय महाद्वीपीय, तो ध्रुवीय महाद्वीपीय जो होगा ये आपका उच्च अक्षांश अति, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है ये भी गलत दिया गया है, तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन ए ही होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से यानी कि मिलाम ग्लेशियर से निकलती है? बताइए कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स ये गौरी गंगा है, गौरी गंगा निकलती है, ध्यान रखिएगा। गौरी गंगा जो है ये मिलाम हिमनद से निकलती है, गौरी गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, गौरी गंगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, और ये भी ध्यान रखिएगा, आप पूछ लिया जाएगा कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है, तो कुमायूं हिमालय में। ठीक है ना, तो दो दो प्रश्न यहाँ से बन गए। चलिए उसके बाद देखिए एस आकार का महासागरीय कटक है, एस आकार का, तो एस आकार का महासागरीय कटक इसमें से कौन सा है, तो मिड अटलांटिक रिज उसको बोला जाता है। यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ मिड अटलांटिक रिज, RIDG, मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और यह पानी के भीतर स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है टेक्टोनिक प्लेट को अलग होने से और ज्वालामुखी गतिविधियों के निकले मैग्मे के जमने से बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और अटलांटिक महासागर का भी पूछा जाता है, किस महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, तो याद रख लीजिएगा अटलांटिक का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये भारत में ही होती है, भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है ना, और ये जगह ना है मौसिनराम। ठीक है ना, कहाँ पर है, मौसिनराम पर होती है। अच्छा, मौसिनराम पूछा जाएगा कि जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है यह किस पहाड़ी पर स्थित है, तब क्या जवाब दीजिएगा, खासी पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया आपने पढ़ा है ना, तो इसमें से आप खासी पहाड़ी याद रखिएगा। ठीक है ना, खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी पर ये स्थित है, खासी पहाड़ी पर। ठीक है ना, किस पहाड़ियाँ पर है ये, तो खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है मौसिनराम। ठीक है, राज्य पूछा जाएगा तो ये मेघालय में है, क्लियर। और मौसिनराम के बाद चेरापूंजी है दूसरा, ये भी मेघालय में ही है, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, यानी कि किस जो है पर्वत श्रेणी या कहिए पहाड़ी से निकलती है, बताइए। तो देखिए नर्मदा नदी जो है ना ये निकलती है आपका मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पठार से। तो यहाँ पर देखिए अमरकंटक यहाँ पर दिया गया है, कभी कभी मैकाल श्रेणी भी दे देता है, मैकाल पर्वतमाला, तो आप इससे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका अमरकंटक से निकलने के बाद जो है ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात से होते हुए जा कर के अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, अरब सागर में मिल जाती है। और ये जो नदी है ना नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये जो है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है ना, रिफ्ट वैली बोला जाता है, इसी से होकर के बहती है, और अरब सागर में ये खंबात की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानस टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है, मानस टाइगर रिजर्व। तो मानस जो है ना ये आपका पड़ता है असम में। ठीक है ना, ये हिमालय की तलहटी में स्थित है, यह एक टाइगर रिजर्व है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये पड़ता है असम में। असम में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि याद रखना आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में, असम में है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में ही पड़ता है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मैं नाम रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान,
नामेरी, एक मैंने बताया था राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, आरजे लिख दे रहा हूँ, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिएगा एक और याद रखिएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब असम में है। काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी ओरांग, नामेरी, रायमोना, ये सब असम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देहिंग पटकाई भी है एक, याद रखिएगा, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? ये भी असम में ही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, तो इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज ने किया था, इरेटोस्थेनीज ने। और इरेटोस्थेनीज को ही भूगोल का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का वैज्ञानिक रूप से अनुमान लगाया था। प्रश्न पूछा भी गया है किसी एग्जाम में कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का वैज्ञानिक रूप से अनुमान किसने लगाया है? तो याद रखिएगा इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया और इन्हें ही फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जनक कहा जाता है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि बिहार में जो है शाही लीची का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में, शाही लीची का, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, इसको जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भी भेजा गया है ना। तो ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो यहाँ पर लीची हो जाएगा। चलिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध, तो देखिए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, लिख ही देता हूँ यहाँ पर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, और एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज, याद रखिएगा। ये सब कहाँ पर हैं? ये तीनों, यानी कि तीन यहाँ पर हो गए और एक गांधी सागर हो गया। तो ये सब है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है ना। तो चंबल नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा नदी पर भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर क्या क्या है? सरदार सरोवर बांध है ना, सरदार सरोवर बांध। अच्छा, एक इंदिरा सागर बांध है। गांधी सागर तो हो गया चंबल पर, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ठीक है ना। उसके बाद एक बरगी बांध है, बरगी बांध, बरगी बांध भी नर्मदा पर है, बरगी बांध। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और भी बांध हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध मैंने बता दिया नर्मदा पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इडुक्की बांध, एक है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है केरल में। उसके बाद मेटूर बांध, एक मेटूर बांध है, एक मेटूर बांध, मेटूर बांध कहाँ पर है? तो ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा। एक बार मैं रिपीट कर दूं, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल, मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। ये सब आप याद रखिएगा। फरक्का बांध ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। चलिए, काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी, भाई काल बैसाखी है क्या? तो देखिए काल बैसाखी, इसको नॉर्वेस्टर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको नॉर्वेस्टर भी बोला जाता है। और ये भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य, विशेष करके पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और झारखंड और पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश में भी ये बहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल दिया गया है। और इसको जो है असम में बारदोलई चीला के नाम से जाना जाता है, असम में इसको बारदोलई चीला के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो नॉर्वेस्टर भी इसको कहा जाता है।
क्लियर ना हो गया। अच्छा, इसी तरह के हवा है चेरी ब्लॉसम भी या कॉफ़ी सावर कहा जाता है, तो इसको कर्नाटक में कहा जाता है। मैंगो सावर इसको केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए देखिए, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है। अब आपने पढ़ा होगा खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें चावल, मक्का, रबड़, कॉफ़ी ये सब आपका आता है, अरहर वगैरह, सोयाबीन भी है, ठीक है। और खरीफ फसल जो है ये आपका क्या नवंबर से अप्रैल पूछा गया है, तो यहाँ पर यानी कि अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और उधर मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसमें गेहूँ, जौ, दाल ये सब आता है, ठीक है। तो ये खरीफ फसल हो जाएगा। और एक है आपका जायद फसल। जायद फसल जो है ये मई जून में काट लिया जाता है, फरवरी मार्च में उगाया जाता है। खीरा, ककड़ी, कद्दू, तरबूज ये सब इसमें आता है। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर बताइए फ्रेंड्स, फटाफट बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में बिहार का भी आपको बताते चलूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो भारत का साक्षरता दर 74.04% है, ये आपको याद रहेगा ना, 74.04%। और इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर जो है ये 65.46% है। क्लियर। तो यहाँ पर 74 हो जाएगा, तो 74 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, आप 74.04% यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। अच्छा, बिहार की बात करते हैं। तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो कितना है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, है ना। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे साक्षर जिला पूछा जाए बिहार की, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो रोहतास है। कौन सा, रोहतास है। रोहतास पुरुष साक्षरता में भी आगे है, ओवरऑल साक्षरता में भी आगे है और महिला साक्षरता दर में भी आगे है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। क्लियर, याद रहेगा। चलिए इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को तो निश्चित रूप से जो है वृक्षारोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है। ये मृदा अपरदन इससे और ज़्यादा होगा, वन उन्मूलन से होगा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से होगा, अतिचारण से होगा, ठीक है ना। जो ओवर ग्रेजिंग जब होगा, ज़्यादा पशु जब घास चरेंगे ना, तो देखते हैं मिट्टी उखड़ता है इससे, तो इसमें से रोका जाएगा वृक्षारोपण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, अब देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसको बोला जाता है। ये भारत के उत्तरी छोर पर स्थित श्रीनगर को दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है मुख्य रूप से NH44 के अंतर्गत आता है। कौन, उत्तर दक्षिण गलियारा NH44 के अंतर्गत आता है। क्लियर ना, ये आता है NH44 के अंतर्गत, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अच्छा, एक है आपका कौन, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये पूर्व में कहाँ पर है, तो असम के सिलचर में, और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। और ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, तो NH27 के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन, तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन फैला हुआ है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अच्छा, बात यहाँ पर आई हुई है वन के बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इसका अनुसार भारत में कुल वनावरण जो है ये 21.76% है और कुल वृक्षावरण जो है, वृक्षावरण ये 3.341% है। दोनों को जोड़ेंगे वृक्ष आवरण और वन आवरण, तो ये आपका हो जाएगा 7, 7 4 11 और 21 3 24 1 25, यानी कि 25.17%, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है ना। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है और प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मिजोरम है।
और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जोड़िएगा तो लक्षद्वीप ज़्यादा है। जब केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप, बट प्रतिशत के अनुसार से राज्य पूछेगा तब मिजोरम बता दीजिएगा, और वहीं प्रतिशत के अनुसार से केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तब आप लक्षद्वीप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है। तो पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है ये भी आपको पता होगा 71%। ठीक है। चलिए अमन फसल संबंधित है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धान की फसल है अमन, और मैं बताता हूँ आपको इसी तरह का है अमन। ठीक है, एक अमन हो गया, उसके बाद एक औस हो गया, अमन औस, एक और नाम है बोरो। ठीक है ना, बोरो। तो याद रखिएगा अमन, औस और बोरो ये धान की एक किस्म है। धान की किस्म है जो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, खास करके पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में ये उगाई जाती है। ठीक है ना। तो अमन, औस और बोरो, हो सकता है अमन पूछा है, कभी औस पूछ दे, कभी बोरो पूछ दे, तो ये धान की किस्म है। चलिए सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, कौन सी जनजाति मनाती है सरहुल पर्व? तो सरहुल पर्व जो है ना ये मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो मेनली ये मनाया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। तो याद रखिएगा उराव जनजाति के द्वारा। ठीक है ना, उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बेलाडीला बताइए। अच्छा बेलाडीला तो आपको पता है ना कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। ये तो आपको पता होगा कि बेलाडीला कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जिला पूछा है। ठीक है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पड़ता है। ठीक है ना, दंतेवाड़ा में पड़ता है बेलाडीला। लौह अयस्क के लिए फेमस है बेलाडीला। ठीक है, दंतेवाड़ा या दक्षिण बस्तर जिला, तो यहाँ पर बस्तर जिला, दंतेवाड़ा भी याद रखिएगा, दंतेवाड़ा या दक्षिण बस्तर जिला। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तर दिया गया है। क्लियर ना। और याद रखिएगा लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, दक्षिण बस्तर जिला या दंतेवाड़ा दोनों याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है? अच्छा आपने डेल्टा पढ़ा है ना, तो गंगा में जो नदी मिलती है ना, जो पूरब की ओर बह रही है नदियाँ, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, ये सब मुहाना यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा यहाँ पर दिया गया, नर्मदा, ताप्ती याद रखिएगा, ये सब नदी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी का डेल्टा आपने देखा ना सुंदरवन का, ये डेल्टा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष, तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाएगा? मेन रूप से मैनग्रोव वन में पाया जाता है, और मैनग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन। ठीक है ना, और ये मैनग्रोव वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है सुंदरवन, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा इसको प्राप्त है। और यहाँ पर प्रसिद्ध सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? सुंदरवन में, जो कि एक मैनग्रोव वन है ना। उसके बाद ओडिशा में भीतरकनिका, ये भी मैनग्रोव वन का एग्जाम्पल है। गुजरात का कच्छ की खाड़ी, ये भी मैनग्रोव वन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ये भी एक तरह का मैनग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। कोरिंगा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? लौटते मानसून ऋतु, तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा इस पर आइए। कभी कभी ना एक बार ये प्रश्न पूछा था, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा था कि भारत के किन क्षेत्रों में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, और ऑप्शन में दिया था ठंडे रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, डेल्टा, पठार, ये सब दिया था। ठंडे रेगिस्तान, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, गर्म रेगिस्तान, उसके बाद डेल्टा, और फिर एक दिया था पठार। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि ये सुंदरवन कहाँ पर पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी का डेल्टा है। तो निश्चित रूप से इससे आप मतलब ध्यान लगा करके जब भी आप मतलब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा थोड़ा सा स्मरण कीजिएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, तो डेल्टा आप टिक लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। सुंदरवन किस क्षेत्र में भारत के किस क्षेत्र में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? तो डेल्टा क्षेत्र में।
चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर, भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है। तो जो भारत में मानसून जो रिटर्न का होता है, जो है रिट्रीटिंग मानसून इसको बोला जाता है, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच, ठीक है। और यह अवधि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी वापसी का संकेत देता है, जिसके दौरान आसमान साफ होने लगता है और तापमान में वृद्धि होने लगती है। और आपको पता होगा कि ये जो लौटता मानसून है ना, लौटता मानसून, तो ये जो है आपका इससे भारत के पूर्वी और दक्षिणी तट पर, विशेष करके तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम, ये सब मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए आम्र वर्षा दिया गया, आम्र वर्षा। काल वैसाखी ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, बारदोलई चीला असम में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। तो आपको याद होगा गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती है, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। अब यहाँ पर जिला दिया गया, जिला दिया इसलिए किशनगंज हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रश्न रहता है कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से, ठीक है ना, शहरों में से, जिला ना दे करके पूछता है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व पर है, तो शहर है कटिहार, बट जिला पूछ दिया है, किशनगंज हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ा जो है, अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों मिलाकर के पूछा है, क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। तो आपने हरियाणा पढ़ा होगा, बट यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी लगा हुआ है, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को जब मिलाया जाएगा तो सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका दमन और दीव हो जाएगा। याद रखिएगा दमन और दीव, यहाँ पर मात्र 618 है, जबकि हरियाणा में जो है इससे ज़्यादा है, 879 लिंगानुपात है ना। चलिए उसके बाद याद रखिएगा आप दमन और दीव याद रखिएगा, आंकड़ा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस आप दमन और दीव, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे कम है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। अच्छा, वन से संबंधित शोध संस्थान कुछ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, क्लियर। अच्छा, आपने पढ़ा होगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन सर्वेक्षण ये भी देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मैंने बता दिया जबलपुर में है, क्लियर। उसके बाद वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये असम के जोरहाट में है, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान जो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान है ये शिमला में है, क्लियर। वर्षा वन जरूर याद रखिएगा, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान असम के जोरहाट में है, क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के, खाली स्थान दिया गया है, जिले में नागी बांध स्थित है, यानी कि नागी बांध बिहार के किस जिला में है। नागी डैम और नकटी डैम याद रखिएगा, नागी पक्षी बिहार भी है और नकटी पक्षी बिहार भी है, डैम भी है पक्षी बिहार भी है, ये जमुई जिले में है। और इन दोनों को देखिए अभी नागी नकटी को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। गोकुल जलाशय जो बक्सर का गोकुल जलाशय है इसको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए टोबा झील कहाँ पर है। अच्छा, विश्व की कुछ प्रमुख झीलें याद रखिएगा। सबसे पहले टोबा झील देख लीजिए, अगर देश पूछेगा तो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप है, इसी पर ये स्थित है टोबा झील। अच्छा, विश्व की कुछ प्रमुख झील है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कौन सा, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा में पड़ता है सुपीरियर झील। अच्छा, विक्टोरिया झील ये अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती भी है, विक्टोरिया झील। उसके बाद बैकाल झील, बैकाल झील साइबेरियाई क्षेत्र रूस में है। एक टीटीकाका झील है, टीटीकाका झील ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, टीटीकाका, ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है, ठीक है। एक है टांगानिका झील, टांगानिका झील
टंगानिका झील, टंगानिका झील कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कांगो, तंजानिया और जाम्बिया में पड़ता है। विक्टोरिया झील याद रखिएगा, केनिया, युगांडा, तंजानिया 3 देश में है। ठीक है। टोबा झील सुमात्रा, ठीक है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा। विक्टोरिया झील केनिया, युगांडा, तंजानिया। ठीक है। टीटीकाका झील याद रखिएगा, पेरू और बोलिविया में पड़ता है। टंगानिका झील कांगो, तंजानिया और जाम्बिया में पड़ता है। तो ये सब आप याद रख लीजिए। देखिए, भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे कम इसमें से हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन में दिया भी गया है, बिहार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ना, यहाँ पर कांगेर घाटी हो जाएगा। और देखिए, एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, बड़ा पूछा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण महाराष्ट्र का लोनार झील बना हुआ है। ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर है बताइए? तो आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ना, दोनों में पड़ता है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना किस क्षेत्र में संभव है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे अधिक प्रजाति और भारी विविधता वाले वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में संभव है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय वन दिया गया है, आप याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहा जाता था, ये राजस्थान में पड़ता है, पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये अपनी अविश्वसनीय पक्षी विविधता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो पक्षी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है एक, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला आ गया, क्वेटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अब देखिए, एक क्वेटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा और एक निश्चित रूप से आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ा होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आधा 9 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहले क्वेटो प्रोटोकॉल जान लीजिए। क्वेटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग पर लगा देंगे। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसके क्षय से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल संबंधित है इससे। और क्वेटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, आप ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए है। ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और अगर हम बात करते हैं क्वेटो प्रोटोकॉल की, तो क्वेटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया 1997 में और लागू किया गया 2005 में। क्वेटो को लागू किया गया 2005 में, अपनाया गया 1997 में। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1987 में इसको अपनाया गया था और लागू किया गया था 1989 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डोडो क्या है। डोडो, डोडो एक तरह का पक्षी है और ये मॉरिशस द्वीप जो है ना, हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप, वहीं पर डोडो पाया जाता है और एक तरह का ये जो है विलुप्त पक्षी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग क्या है? मैंने पूर्व पश्चिम गलियारा बताया है ना, पूर्व में असम का सिलचर और पश्चिम में गुजरात का पोरबंदर। तो यहाँ पर पूर्व में सिलचर हो जाएगा पूर्वोत्तम भाग, और पश्चिमोत्तर मतलब सबसे पश्चिमी पूछता तो क्या होता बताइए? पोरबंदर। चलिए उसके बाद देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? अब देखिए, बंदरगाह जो है ना, थोड़ा सा इधर ध्यान रखिएगा। हम्बनटोटा पहले जान लीजिए, ये श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है ना। हम्बनटोटा कहाँ पर पड़ेगा? तो हम्बनटोटा श्रीलंका में हो जाएगा। एक चाबहार बंदरगाह है, चाबहार याद रखिएगा, ईरान में, बड़ा ईरान चर्चा में है ना। और एक अभी रिसेंटली बंदरगाह का नाम आपको याद रखना है, होदेदाह बंदरगाह। होदेदाह, होदेदाह
दाह बंदरगाह, होदे दाह बंदरगाह, ये पूछा जा सकता है। ये जो है ये कहाँ पर है? यमन में है। होदे दाह बंदरगाह यमन में है। हम्बनटोटा श्रीलंका में है। चाबहार ईरान में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है। होदेदाह यमन में। ये इंपॉर्टेंट है होदेदाह। चलिए, डेट्राइट नामक नगर जो है किसके लिए फेमस है? डेट्राइट, तो डेट्राइट पड़ता है अमेरिका में और ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ पर देख सकते हैं। और भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनसांख्यिकी लाभांश जो है ये होता है। तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है ना, ये होता क्या है दरअसल? तो देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक विकास की क्षमता है जिसका परिणाम जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से हो सकता है। और मुख्यतः जब काम करने वाले लोगों की आबादी जो है गैर कामकाजी उम्र के हिस्से से बड़ी हो, इसी को जनसंख्या लाभांश बोला जाता है। और ये 15 से लेकर के 59 वर्ष, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? 1 मिनट रुकिए, यहाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है, 1559 कार्यशील जनसंख्या, ये जरूर याद रखिएगा, कार्यशील जनसंख्या। चलिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, अच्छा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम शेखपुरा हो जाएगा। क्लियर? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। तो कम से कम इतना याद रखिएगा, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आ गया ना, गोपालगंज है। यहाँ पर लिंगानुपात 1021 है। न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम मुंगेर का है। यहाँ पर मात्र 800, मुंगेर का 876 है। यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, 876 है। ठीक है, ये 876, 18 से बना लीजिए, 876 है। चलिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, VDF, अति सघन वन। तो अति सघन वन अभी जो नया रिपोर्ट है उनके अनुसार 0.41% है। और पश्चिम चंपारण जिला जो है बिहार का, वहीं पर सबसे ज़्यादा अति सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर नज़दीक जो है 0.40 है। अब 0.41 याद रखिएगा। बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत पर वन है? तो लगभग 8% पर। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8% पर वन है। चलिए देखिएगा, एक सींग वाला राइनो किस राज्य में पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था एक सींग वाला गेंडा जो है ये प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा, असम का। चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है, नहीं बरगद है, ध्यान रखिएगा, पीपल मत लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, बराबर ऊंचाई वाला स्थान को, उसको कंटूर्स रेखा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कंटूर्स रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना जो है ना ये ताप्ती नदी पर है। ठीक है ना, ताप्ती नदी पर है। ठीक है, उकाई परियोजना या उकाई बांध पूछ ले तो याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और परियोजना है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा दुलहस्ती परियोजना, थोड़ा सा जो आप नहीं जानते हैं उसी को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप जानते ही होंगे। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है, ध्यान रख लीजिएगा, दुलहस्ती चिनाब पर है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जानते हैं क्या, कि ये जो आपका नाथपा झाकरी परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना ये किस पर है? तो नाथपा झाकरी सतलुज नदी पर है। किस पर है? सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है। चलिए, तो याद रखिएगा ये उकाई पूछा है, ताप्ती पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ देगा, स्वेज नहर होगा इसका आंसर, पहले जान लीजिए। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेगा, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो उलट के भी याद रखिएगा, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर है। मणिपुर राज्य की राजधानी, तो मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, ठीक है ना। कहाँ पर है, इम्फाल है। अच्छा मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, ज़रा आप लोग बताइए तो, देखो आपको आता है या नहीं आप लोगों को। मेघालय की राजधानी कहाँ है, ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अरुणाचल का ईटानगर है, ठीक है ना। सिक्किम का गंगटोक है। असम का दिसपुर है, बहुत लोग गुवाहाटी लगा देंगे, असम का दिसपुर है, दिसपुर, ठीक है ना। मेघालय का आप लोग बताइए। चलिए उसके बाद देखिए पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है, आपको भी पता है, जिसको कि सेडिमेंट्री बेसिन बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन तो ये आपका 1992 में, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1992 में। कहाँ पर, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कब, तो 1992, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए राजेंद्र सेतु किस नदी पर है, राजेंद्र सेतु, और जयप्रकाश सेतु भी याद रखिएगा। गांधी सेतु तो आपको पता ही है ना। अच्छा राजेंद्र सेतु पूछेगा तो कहाँ पर है, ये भी गंगा नदी पर है, और जयप्रकाश सेतु भी गंगा नदी पर ही है। अब दोनों के बारे में जान लीजिए। देखिए ये जो राजेंद्र सेतु है ना, राजेंद्र सेतु, ये आपका रेल सह सड़क पुल है, ठीक है ना। राजेंद्र सेतु जो मोकामा पुल के नाम से जानते हैं इसको, और जो पटना के मोकामा के करीब में ये अवस्थित है। और जयप्रकाश सेतु जो है ना, ये भी गंगा नदी पर है। दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल है, ठीक है ना। दीघा सोनपुर ये जयप्रकाश सेतु है। चलिए उसके बाद देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अच्छा आपने पंच प्रयाग पढ़ा है ना। ये बड़ा पूछा जाता है कि कौन सी नदी किससे कहाँ मिलती है। कभी कभी पूछा जाएगा कि अलकनंदा धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, अलकनंदा नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, अलकनंदा और पिंडर नदी कहाँ पर मिलती है, अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, अलकनंदा भागीरथी कहाँ पर मिलती है। तो याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी ये कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए विष्णु प्रयाग। यहाँ पर 4 प्रयाग दिया गया है, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और एक है आपका नंद प्रयाग, ठीक है ना। एक आपका है नंद प्रयाग, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंद प्रयाग है। अब देखिए ये आपका हो गया देव प्रयाग, अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम, ठीक है। रुद्र प्रयाग कौन है, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र प्रयाग। अच्छा कर्ण प्रयाग क्या है, अलकनंदा और पिंडर नदी का, अलकनंदा और पिंडर नदी का, ठीक है, अलकनंदा और पिंडर नदी का। उसके बाद देखिएगा कि विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा और धौली गंगा का, अलकनंदा सब में है, ठीक है। और नंद प्रयाग हो जाएगा आपका किसका, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का। नंदाकिनी से आप देख लीजिए नंद प्रयाग बना लीजिएगा, नंदाकिनी और नंद, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, बड़ा प्रश्न बनता है इससे। उसके बाद देखिए भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। चलिए देखिए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताइए फटाफट। तो फ्रेंड्स ये आपका है कौन सा, हिमाद्री इसको कहा जाता है, हिमाद्री, ठीक है ना, हिमाद्री, ध्यान रखिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कूनो काफ़ी चर्चा में रहता है, कूनो मध्य प्रदेश में है ना। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, ठीक है, महानदी पर। उसके बाद देखिए सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, यहाँ से भी 4 प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को। अब देखिए सिंधु और सतलज नदी का जो मध्य हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा हिमालय है, एक आपका नेपाल हिमालय हो गया, यहाँ पर देखिए नेपाल हिमालय, ये होता है आपका काली और तीस्ता नदी के संगम को, मतलब काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है, काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी का है, इसी का जो है इसी के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है। उसके बाद कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, सतलज और काली, ठीक है ना, इसके बीच के हिमालय को, मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय, तो ये तीस्ता और दिहांग,
तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो देखिए, सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय को कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग हिमालय के बीच नदी के मध्य हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि सुंदरवन कहाँ पर है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, राष्ट्रीय उद्यान भी है ये, और एक बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? कौन से विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है वायुमंडल में स्थित ओजोन? तो ये आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पहले तो इसका आंसर जान लीजिए कि असम हो जाएगा। और सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 4 याद रखिएगा। असम भी याद रखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर असम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मैंने आपका बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।